गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है चेन ड्राइव से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना। चेन ड्राइव के न्यूमेरिकल्स उसी तरीके से सॉल्व होंगे जैसे वी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट के थे, जिसमें हम जो भी हमारा गिवन डाटा है उससे रिलेटेड हम पावर रेटिंग निकालेंगे। उस पावर रेटिंग को यूज़ करते हुए हम स्टैंडर्ड चेन सेलेक्ट करेंगे और जैसे स्टैंडर्ड चेन सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद हमारे स्प्रॉकेट्स के और चेन्स के एडिशनल डायमेंशंस भी हमारे निकल जाएंगे और उसके बाद लास्ट स्टेप में हम अपने डिज़ाइन को चेक करेंगे। उसके लिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है नोट्स में पेज 98 में आप देखेंगे एग्जाम्पल 14.3। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन ए चेन ड्राइव फॉर ए टू कनेक्ट ए 5 किलोवाट 1400 आरपीएम इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पर आपको पावर मिला हुआ है 5 किलोवाट, जिसका कनेक्शन है इलेक्ट्रिक मोटर से विथ आरपीएम 1400 और यहाँ पर है ये इलेक्ट्रिक मोटर। टू ए ड्रिलिंग मशीन, ये कनेक्टेड है ड्रिलिंग मशीन से। द स्पीड रिडक्शन इज 3:1, ये होता है आपका वेलोसिटी रेशियो, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, ये 3 मिला हुआ है। द सेंटर डिस्टेंस शुड बी अप्रोक्सीमेटली 500 mm, ये होता है आपका ए, ये आपको दिया हुआ है 500 mm अप्रोक्स, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली दिया है। इसका मतलब जब हम एग्जैक्ट निकालेंगे तो ये सेंटर डिस्टेंस में कुछ वेरिएशन आके इसको एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ। अब इसी डाटा के साथ आपको डिजाइन करना है। इसमें हमेशा पहला स्टेप आता है नंबर ऑफ टीथ ऑन द स्प्रॉकेट, जो कि होता है Z1 और Z2। अब जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि Z1 और Z2 अगर न्यूमेरिकल में नहीं गिवन है तो हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं Z1 को डिफाइन करने के लिए। वो होते हैं आपके 17 जो मिनिमम नंबर है, उसके बाद 19, उसके बाद 21। ये 3 में से आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। आपके आंसर्स थोड़े से वैरी करेंगे और डिज़ाइन सेफ आता है। जो उसमें जो उसके बाद मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ स्टेप मार्किंग में मिलेंगे, आंसर्स पे नहीं मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तब तो आपको उतना ही लेना, अगर नहीं दिया है तो आप ये तीनों में से कोई भी वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उसमें जो मैंने आपको Z1 मैंने जो चूज़ किया है वो सिर्फ इसलिए कि आपके टेक्स्ट बुक के आंसर्स मैच करें। इसके हिसाब से जो टेक्स्ट बुक में लिया गया मैंने उसी को लिया है, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको उसी को लेना है। आप बिल्कुल इसको वैरी कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं एग्जाम में अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लेकिन जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैक्सिमम कोशिश करिए सेफ साइड रहने के लिए, मैक्सिमम Z1 को वैल्यू 21 लेके ही सॉल्व करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें Z1 को 17 लेके सॉल्व किया है, लेकिन एग्जाम में उसको आप 21 लेके आप सॉल्व कर सकते हैं और आपका वो आंसर कहीं भी किसी भी तरीके से गलत नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर Z1 को जैसे ले लिया गया है 21 और उसका रीजन लिख दिया गया है फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड नॉइस रिडक्शन, और इसी के बाद आपका Z2 निकल जाता है क्योंकि हमको मालूम है कि I होता है Z2 अपॉन Z1 वेलोसिटी रेशियो। तो मतलब Z2 की वैल्यू हो गई IZ1, तो ये Z2 निकल के आएगा आपका 63। इस तरीके से आपका टीथ ऑन द ड्राइविंग स्प्रॉकेट और टीथ ऑन द ड्रिवन स्प्रॉकेट ये दोनों निकल जाता है। सेकेंड स्टेप आपका आएगा किलोवाट रेटिंग ऑफ द चेन, और इसका एक फॉर्मूला आपको 14.10 में दिखेगा। इसका फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है किलोवाट रेटिंग इक्वल्स टू, लिखा है आप देखेंगे है ना 14.10 में आपको नीचे में दिखेगा टेबल नंबर 14.13 में कि किलोवाट रेटिंग ऑफ चेन इज इक्वल्स टू किलोवाट टू बी ट्रांसमिटेड इनटू KS अपॉन K1 इंटू K2। ऐसा देखो जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें जो पहला चीज है किलोवाट टू बी ट्रांसमिटेड, ये वही किलोवाट है जो आपको पावर दिया है। तो ये हो गया किलोवाट इंटू KS अपॉन K1 इंटू K2। तो इस तरीके से 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड करते हुए आपको ये किलोवाट रेटिंग मिल जाएगा। अब इसमें एक एक चीज आपको देखना है कि KS K1 K2 क्या है। तो ठीक नीचे लिखा हुआ है तीनों चीजें कहाँ है और कहाँ मिलेंगी। तो पहला हम जाते हैं KS, ये होता है सर्विस फैक्टर, ये मिलेगा टेबल 14.10। आपको प्रीवियस पेज पलटाना पड़ेगा, वहां पर आपको सर्विस फैक्टर का टेबल दिखेगा है ना, जिसमें जो 2 पार्ट में बटा हुआ है वो है आपका एक टाइप ऑफ ड्रिवन लोड और एक होता है टाइप ऑफ इनपुट पावर। तो ड्रिवन लोड मतलब आप क्या चीज को चला रहे हैं तो वो आपका आता है ड्रिलिंग मशीन, और इनपुट पावर आपका पावर सोर्स क्या है तो यहां पर दिख रहा है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर।
तो आपको दिखेगा कि ड्रिवल लोड में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, उसमें से आपको सबसे पहले ड्रिलिंग मशीन ढूंढना है। तो आप नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो आपको मशीन टूल्स कैटेगरी के अंडर में आपको दिखेगा जो पहला ऑप्शन है ड्रिल्स, ग्राइंडर्स एंड लेथ लिखा हुआ है। मतलब आपको पहला ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा टाइप ऑफ ड्रिवल लोड में ड्रिलिंग मशीन, नेक्स्ट पेज में आपको मिल जाएगा वो ड्रिल्स जो मशीन टूल्स के अंडर में। सेकेंड कॉलम के लिए आपको दिखेगा कि टाइप ऑफ इनपुट पावर, तो आपको 3 दिख रहे होंगे। पहला है आईसी इंजन विथ हाइड्रोलिक ड्राइव, उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर और टरबाइन, और तीसरा है आईसी इंजन विथ मैकेनिकल ड्राइव। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में 2 ही पावर सोर्स गिवन रहते हैं, या तो कोई इलेक्ट्रिक मोटर रहता है या तो कोई पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन रहता है। इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा तो आपको हमेशा बीच वाला कॉलम लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन बोलेगा तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन भी आपके इंटरनल कंबशन इंजन रहते हैं, दैट इज आईसी इंजन, पर ये मैकेनिकल ड्राइव रहते हैं, क्योंकि इनमें पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ये सब चीज़ें लगती हैं, बेयरिंग्स लगते हैं, ये सब मैकेनिकल एलिमेंट्स हैं। तो मैकेनिकल ड्राइव के साथ ही इसको रिलेट करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन दिया रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तीसरा कॉलम आईसी इंजन विथ मैकेनिकल ड्राइव से ही रिलेट करते हुए उसको लेना है। तो ये आपको पता चल जाता है। तो अब अगर हम दोनों चीज़ों को रिलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर और ड्रिलिंग मशीन को, तो आपको दिखेगा कि ये आपका जो केएस का वैल्यू है ये आ रहा है 1.0। तो ये डाटा बुक से आ रहा है आपका केएस का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन फ्रॉम द क्वेश्चन, केएस की वैल्यू है 1.0। अब अगर इसी चीज को हम टेक्स्ट बुक में देखें आपके, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिए हैं, तो आपके भंडारी का जो टेक्स्ट बुक है वो भी केएस की वैल्यू के लिए एक टेबल यूज करते हैं, लेकिन वहां पर जो सर्विस फैक्टर केएस का जो टेबल दिया है बहुत ही एक शॉर्ट टाइप का टेबल दिया हुआ है, जिसमें कोई भी ड्रिवन लोड टाइप की मशीनों का जिक्र नहीं है। बस उन लोड्स में किस टाइप का शॉक्स आते हैं उसके बेसिस पे ही उस टेबल को बनाया हुआ है। और ये मैंने नोट्स में भी बनाया हुआ है, आपको ऊपर में दिख जाएगा, मैंने लिखा है ना, पेज 99 के टॉप में दिखेगा कि इन भंडारी टेक्स्ट बुक केएस इज गिवन फॉर्म। उसने लिया है 3 चीजें, स्मूथ, मॉडरेट शॉक और हैवी शॉक, जिसपे आता है 1.0, 1.3 और 1.4। भंडारी के जो टेक्स्ट बुक में है उसमें आपका मेन टेक्स्ट बुक में आपका कहीं पर भी कोई मशीन्स डिफाइन नहीं है ड्रिवन लोड के लिए, सिर्फ लोड डिफाइन है कि स्मूथ लोड है, हल्के झटके हैं और हैवी झटके हैं अगर, है ना, तो उसमें ये केएस की वैल्यू क्या क्या आती है। तो अगर हम टेक्स्ट बुक से अगर हम केएस लेना चाहें तो टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा कि ये 3 ऑप्शंस हैं। अब हमको क्वेश्चन में गौर करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में स्मूथ लोड कहीं दिया नहीं, मतलब किसी भी टाइप का कोई चीज दिया नहीं है। तो ऐसे में हमको एज्यूम करना पड़ता है कि जनरली हम स्मूथ तो मान के चलते नहीं है ना, क्योंकि कोई भी ड्राइव परफेक्टली स्मूथ तो होती नहीं है। हम मान के चलते हैं कि एक ड्रिलिंग मशीन है, और ड्रिलिंग मशीन आप भी जानते हैं कि इसमें बहुत वाइब्रेशंस आते हैं जब भी मोटर चलता है। तो अगर ड्रिलिंग मशीन है तो हमको मान के चलना पड़ेगा कि ये हल्के झटके तो इसमें आएंगे ही। तो हम इसलिए टेक्स्ट बुक में भी आपके एज्यूम किया हुआ है दैट द ड्रिलिंग मशीन इज हैविंग मॉडरेट शॉक्स फॉर विच केएस की वैल्यू उसमें लिया हुआ है 1.3। तो सेम क्वेश्चन अगर आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व है तो उसने इस टेबल को यूज किया है केएस के लिए, और उसके हिसाब से एज्यूम किया है मॉडरेट शॉक, और केएस की वैल्यू आई है 1.3। लेकिन आप देखेंगे कि आपके डाटा बुक से जो टेबल दिया है बहुत एक एक्सपांडेड टेबल दिया है, बड़ा सा टेबल दिया है, इसमें अलग अलग मशीन्स का डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग इनपुट पावर का डिस्क्रिप्शन है, उसको आप मैच करेंगे तो आपका केएस का वैल्यू 1 आता है। तो सेम क्वेश्चन डाटा बुक से केएस दे रहा है 1, और सेम क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में दे रहा है 1.3। इसका मतलब हमारा आंसर वेरी हो जाएगा सेम क्वेश्चन के लिए। तो अब अगर आपको इसको मैच करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके भंडारी के ही आएंगे और आंसर्स भी आपके टेक्स्ट बुक के आएंगे और आंसर्स भी उसी से मैच करेंगे, तो इस आंसर्स को मैच करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आपका केएस का वैल्यू वैसा ही आएगा जैसा आपका टेक्स्ट बुक में आएगा, ये 1 नहीं आएगा। इसको ध्यान में रखने के लिए हमेशा आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में इस टाइप का कोई शॉक दिया है कि नहीं। अगर नहीं दिया है तो जैसा टेक्स्ट बुक फॉलो करता है कि नहीं दिया रहता है तो मॉडरेट शॉक ले लेता है। तो आपको भी ये करना है कि हमेशा मान के चलना है कि कुछ ना कुछ आपके मशीन में झटके आएंगे, और अगर झटके आएंगे तो इसका मतलब है वो स्मूथ नहीं है। ये जो 1 की वैल्यू है ये हमेशा तभी होती है जब आपका स्मूथ रहता है, अगर टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें, ठीक है ना।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1 आपको तभी लेना है जब तक क्वेश्चन में खास तौर पे ना बोला जाए कि वो आपका जो मशीन है वो स्मूथली लोडेड है। और अगर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, स्मूथ वर्ड नहीं आया है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ ना कुछ झटके मान के चलना है कि कुछ ना कुछ शॉक्स आ रहे होंगे, और अगर शॉक्स आ रहे हैं तो केएस की वैल्यू 1 से ज्यादा ही लेनी है। अब ये कितनी है ये डिपेंड करेगा आपके डाटा बुक से, लेकिन केएस की वैल्यू आप 1 कभी नहीं लेंगे। जैसा अभी के केस में बता रहा हूं कि हमने ड्रिल मशीन और इलेक्ट्रिक मोटर को चेक किया तो हमारा आ रहा है 1, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है स्मूथ लोड, तो हम इसको नहीं लेंगे। भले ये डाटा बुक से आ रहा है केएस की वैल्यू 1, अगर क्वेश्चन में स्मूथ लोड नहीं बोला है तो हम इस केएस की वैल्यू जो कि 1 आ रही है अभी, इसको नहीं लेंगे। हम केएस की वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसी लेंगे जो 1 से ज्यादा है। अब ये ज्यादा वैल्यू कैसे लेंगे, तो आपको बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। स्मूथ लोड नहीं दिया है तो केएस की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही आनी चाहिए। सिर्फ स्मूथ लोड बोलेगा तभी केएस की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो 1 लेंगे, नहीं तो जब तक क्वेश्चन में स्मूथ वर्ड नहीं आएगा आपको केएस की वैल्यू ऐसी लेनी है जो 1 से ज्यादा ही रहे। तो उसके लिए अगर हमको ये नहीं लेना है, अभी डाटा बुक से जा रहा है, तो हम इसका नेक्स्ट हायर वैल्यू लेंगे। तो उसी पेज में आप देखेंगे नेक्स्ट हायर वैल्यू बोरिंग एंड मिलिंग मशीन के लिए आपको दिखेगा 1 के ठीक नीचे जो आपको वैल्यू दिखेगी वो दिखेगी 1.3। तो आपको यहां पर ले लेना है कि एज्यूमिंग मॉडरेट शॉक फॉर ड्रिलिंग मशीन करके ऐसा करके लिख देना है आपको, है ना, लेट केएस इक्वल्स टू 1.3। और यहां पर आप रीजन लिख सकते हैं, है ना, कि एज्यूमिंग फॉर मॉडरेट शॉक्स, है ना, फॉर ड्रिलिंग मशीन केएस इक्वल्स टू 1.3। आपको ज्यादा चीजें मेंशन नहीं करनी कि 1 आ रहा था कि 1.3, आप डायरेक्ट आप इसको वहां पर लिख देंगे, इतना काफी होगी, आंसर आपका मैच हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी स्मूथ लोड नहीं दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन हमारा केएस का वैल्यू 1 आ रहा था, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 1 तभी लेंगे जब स्मूथ लोड रहेगा। स्मूथ लोड नहीं है तो 1 से ज्यादा वैल्यू लेंगे हमेशा, तो हम 1 से नेक्स्ट हायर वैल्यू हम ले लेंगे 1.3। तो अब आपका ये टेक्स्ट बुक के साथ मैच कर जाएगा कि दोनों जगह केएस की वैल्यू आपको 1.3 दिखेगी। बस इस चीज का ध्यान रखते हुए ही आपको केएस लेना है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपका है नेक्स्ट फैक्टर, ये दिया हुआ है K1, ये है मल्टीपल स्ट्रैंड फैक्टर, ये है टेबल 14.11 से, है ना। तो आपको ठीक फिर से पीछे पलटाना पड़ेगा आपको प्रीवियस पेज में। 14.1 मल्टीपल स्ट्रैंड फैक्टर दिया K1। मल्टीपल स्ट्रैंड जैसे हमने देखा था कि सिंप्लेक्स चेन, ड्यूप्लेक्स चेन, ट्रिप्लेक्स चेन टाइप के होते हैं, जिसमें चेन्स को आपस में कनेक्ट करके एक ही पिन से इंसर्ट करके उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इसमें स्ट्रैंड के बेसिस पे K1 की वैल्यू है, और हमने हमेशा एक जनरल कंसेप्ट में देखा था कि जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए आपको हमेशा एक सिंपल चेन ही एज्यूम करते हुए चलना है। सिंपल चेन मतलब सिंगल स्ट्रैंड वाला। तो अगर आप सिंगल स्ट्रैंड पे के नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स 1 देखेंगे तो K1 की वैल्यू आपको हमेशा 1 ही मिलेगी। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि एज्यूमिंग फॉर सिंप्लेक्स चेन, कि हम एक सिंप्लेक्स चेन ही बनाने वाले हैं, मतलब जिसका होता है सिंगल स्ट्रैंड, आपको K1 की वैल्यू हमेशा मिलेगी 1.0। आपको जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि ड्यूप्लेक्स चेन डिजाइन करना है, ट्रिप्लेक्स चेन, आप हमेशा K1 की वैल्यू 1 ही लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज K2, ये दिया है टूथ करेक्शन फैक्टर टेबल 14.12। तो आपको दिखेगा ठीक इसके ऊपर ही है टेबल 14.12 टूथ करेक्शन फैक्टर। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइविंग स्प्रॉकेट, ये लिखा भी हुआ है वहां पर कि नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइविंग स्प्रॉकेट, और K2 की वैल्यू हमने ले लिया है अभी 21। तो 21 पे आप देखेंगे ये दे रहा है आपको 1.26। तो आपको फॉर Z1 इक्वल्स टू 21 पे आपको K2 मिल जाएगा 1.26। अब आप इनको तीनों को आप डालेंगे तो आपको एक किलोवाट रेटिंग, आपके चेन का किलोवाट रेटिंग की वैल्यू मिल जाएगी। ये किलोवाट रेटिंग आ रही है सॉल्व करने पर 5.16 किलोवाट। अब इसके बेसिस पे ही आपका चेन सेलेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे स्टेप 3 में, वो है आपका सिलेक्शन ऑफ चेन। ये किलोवाट रेटिंग के बेसिस पे आपका चेन कैसे सेलेक्ट होता है, इसके लिए आपको चाहिए रहेगा, आपको निकालना है पेज 14.7 आपको देखना है, वहां पर आपका टेबल्स बने हुए हैं। ये टेबल नंबर है 14.8, लिखा है सिलेक्शन ऑफ चेन, हेडिंग डाला है, और टेबल 14.8 देखेंगे
पावर रेटिंग ऑफ सिंपल रोलर चेन 6B to 16B ऐसा लिखा हुआ है। इसमें जो पहला कॉलम है दैट इज पिनियन स्पीड जो आपको मिला हुआ है 1400 आरपीएम आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो N1 की स्पीड है 1400 आरपीएम, है ना। और इसके बाद आपको दिया हुआ है पावर का जो है इक्वेशन, वो आपको देखना है 1400 आरपीएम पे। तो आपको दिखेगा कि पिनियन आपको दिया है 1400, यहाँ पर मेंशन है 1400 की वैल्यू। अब आपको यहाँ पर चेन के नंबर दिए हैं, जैसे स्टार्ट हो रहा है 8B 8A सॉरी 6B 8A 8B 10A 10B 12A 12B 16A 16B, इन्हीं में से चेन लेना है आपको लेना है। और ये चेन्स अलग अलग आरपीएम पे कितना पावर ट्रांसमिट करते हैं इनकी वैल्यूज दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप पहला भी देखेंगे तो 6B चेन 50 आरपीएम पे 0.14 किलोवाट ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको जो आपका पावर रेटिंग आया हुआ है 5.16, तो आपको एक ऐसा पावर रेटिंग चुनना है या ऐसा चेन चुनना है जो इससे ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर सके एट पर्टिकुलर आरपीएम 1400। तो 1400 वाले रो में आप देखते जाएंगे तो आपको दिखेगा, आपको अलग अलग पावर 2.73, 5.28, 6.81, 11.81, 11.67, 14.32, है ना, आपको दिखेगा। इस टाइप से अलग अलग वैल्यूज हैं। तो आपको जस्ट इससे नेक्स्ट हायर वैल्यू देखना है। तो जस्ट इससे नेक्स्ट हायर वैल्यू है 5.28 किलोवाट, जो कि आपका दे रहा है 8A चेन। तो इसका मतलब हम वहां से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको 808A चेन आपको सेलेक्ट करना है। और ये सिंप्लेक्स चेन है इसलिए इसके आगे कोई नंबर डला नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही समझ में आ जाता है कि 1 है इसमें, क्योंकि सिंगल स्टैंड वाला है। तो जिसका पावर आपको दिया हुआ है किलोवाट रेटिंग 5.28, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको वो चेन चुनना है जिसका पावर आपका कैलकुलेटेड से ज्यादा रहा है, तो आपको 8A चेन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप फोर्थ में हम जाएंगे, पिच सर्कल डायमीटर व स्प्रॉकेट, है ना। तो पिच सर्कल डायमीटर मतलब स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, इसमें जरूरत पड़ेगी पिच की। अब इस 8A चेन का आपको जाना पड़ेगा पेज 14.3 में, आप देखेंगे, है ना। तो 14.3 में ही आप देखेंगे कि आपको ये चेन ढूंढना है 8A, तो आपको दिख जाएगा ये 8A थर्ड रो में ही आपको दिख जाएगा। उसका नेक्स्ट कॉलम है पिच का, कि 8A चेन का पिच कितना होता है, तो यहां से दिख जाता है कि 12.7 है। तो वहां सबसे पहले इसको मेंशन करेंगे कि 8A चेन का आपको जो पिच की वैल्यू है ये आती है 12.7 mm। और इसके बेसिस पे हमारा फॉर्मूला है D इक्वल्स टू पिच अपॉन साइन 180 अपॉन Z1। ये हमने देखा था, ये पिच सर्कल डायमीटर स्प्रॉकेट का निकालने के लिए पिच अपॉन साइन 180 अपॉन Z1। जब हम स्मॉल डी ले रहे हैं तो Z1 लिखेंगे जो कि हमारा 21 है। तो इससे स्मॉल डी की वैल्यू आपको मिल के आ जाएगी 85.21। और कैपिटल डी इसी तरीके से हो जाएगा पिच अपॉन साइन 180 अपॉन Z2, और यहां पर Z2 यूज करना है जो कि 63 है, तो कैपिटल डी की वैल्यू आएगी 254.79। इस तरीके से आपका पिच सर्कल डायमीटर आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप में आपको चाहिए नंबर ऑफ लिंक्स, जो कि होता है एलएन का वैल्यू। अब एलएन का आपको फॉर्मूला 14.6 में दिया हुआ है, एक बड़ा सा फॉर्मूला है, पेज 14.6 आप देखेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ लिंक्स कि आपके चेन में कितनी कड़ियां होनी चाहिए वो दिया है। और वो डिपेंड करता है Z1 जो कि आपको है 21, Z2 जो कि है 63, और पिच जो आप मिल गया है आपको 12.7, और सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन में दिया है अप्रॉक्सीमेट सेंटर डिस्टेंस 500, उसका आप यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसको जब सॉल्व करेंगे ये पूरा तो ये मिल जाएगा 121.87। लेकिन मैंने बताया था कि नंबर ऑफ लिंक्स हमेशा आपको एक इवन नंबर रखना है, तो अगर कोई ऑड नंबर के साथ डेसिमल में उसको जस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो फाइनली एलएन हो जाएगा आपका 122 लिंक्स लिखेंगे। इसका यूनिट होता है लिंक्स, कितनी कड़ियां रहेंगी आपके चेन में, तो ये 122 लिंक्स का चेन रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे सिक्स्थ स्टेप में। तो यहां पर आपको निकालना है लेंथ ऑफ चेन, आपके चेन की लंबाई, है ना। तो लेंथ ऑफ चेन निकल जाता है सिंपल सा, L इक्वल्स टू होता है एलएन इंटू पिच। ये आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एलएन है और ये पिच आपका जो 12.7 है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1549.4 मिलेगा आपको।
ये आ गया आपका लेंथ ऑफ चेन। नेक्स्ट आपका 7th स्टेप है एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस, क्योंकि आपने लिंक्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया, सेंटर डिस्टेंस में थोड़ा चेंजेस आएगा, सेंटर डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि आपने लिंक्स को बढ़ाया है तो ज़्यादा मिलेगा, 500 थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए भी आपको नेक्स्ट पेज में 14.7 में आपको दिख रहा होगा, इक्वेशन नंबर ही 14.7 है ना। आपको ये सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको सारी वैल्यूज इस बार ln को आपको रखना है 122 रख के इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस निकल के आएगा यहाँ से 500.81। ये एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस है, 500 थोड़ा ज़्यादा आया है इसलिए आपको अप्रॉक्सीमेट दिया था, तो 500.81 मिलीमीटर ये आएगा आपका एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस। इसके बाद आपको निकालना है, आपके सारे मैक्सिमम डायमेंशंस निकल गए, अब आपको चेक करना है कि आपका ये चेन कितना सेफ है। उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप में जरूरत पड़ेगी आपको कि आपके चेन को जब आप ड्राइव में डालेंगे तो उसमें कितना टेंशन आएगा, मैक्सिमम टेंशन, इसको डिनोट करते हैं पीटी से। तो टेंशन इन द चेन आपको लिखा हुआ है ना। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी आपको सबसे पहले वेलोसिटी की, और वेलोसिटी आप हमेशा उससे निकालेंगे Z1 P N1 अपॉन 60 10 टू पावर 3, इसका यूज करके निकालेंगे। Z1 आपका 21 है, पिच 12.7 है, N1 1400 है, इसको यूज करेंगे तो वेलोसिटी निकल के आती है 6.223 मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी को आप पावर के इक्वेशन में डालेंगे तो पावर होता है जनरली, अगर आपका किलोवाट में है पावर तो टेंशन के बेसिस पे ही होता है। जैसा कि हम देखे थे बेल्ट ड्राइव में पावर का इक्वेशन था कि नेट आपका जो टेंशन है वहां टेंशन इन टाइट साइड था, टेंशन इन लूज साइड था, तो P1 माइनस P2 इंटू वेलोसिटी बाई 1000 था, है ना। अब यहां पर कोई नेट टेंशन है नहीं, आपको मैक्सिमम टेंशन ही देखना है तो वो PT होगा, तो उस वही P1 माइनस P2 को आपको रिप्लेस करना है PT से, तो PT इंटू V बाई 1000 अगर आप लेंगे तो आपका पावर किलोवाट में आ जाएगा, है ना। तो इसी से आपको PT की वैल्यू निकालनी है, मतलब PT का फॉर्मूला बनेगा किलोवाट इंटू 1000 अपॉन वेलोसिटी। बस ये ध्यान रखना है आपका PT का इक्वेशन को कि किलोवाट इंटू 1000 डिवाइड बाई वेलोसिटी। किलोवाट जो आपको क्वेश्चन में दिया है दैट इज 5 किलोवाट, है ना, 1000, और डिवाइड बाई वेलोसिटी जो मैंने अभी निकाला है 6.223, इससे आपका चेन टेंशन मिल जाएगा PT। ये चेन में कितना टेंशन आएगा, ये आ रहा है आपका 803.47। मतलब जब आप ड्राइव में डाल देंगे तो आपके चेन में जो टाइट साइड में जो जनरली टॉप में रहता है उसमें इतना न्यूटन का टेंशन आएगा। लास्ट स्टेप रहता है आपका 9th स्टेप कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी को चेक करना। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने किस चीज से डिजाइन किया, इसी को अगर आप देखेंगे तो चेन को हमेशा आप देखेंगे कि जो चेन में आपका टेंशन आ रहा है वो आपका है PT, है ना। हर चेन को यूटीएम मशीन में डाल के उसका मैक्सिमम लोड लेने के या मैक्सिमम टेंशन का क्षमता नापा गया है ना, जिसको बोला जाता है ब्रेकिंग लोड। मतलब वो लोड जिसमें चेन आके टूट जाता है। जो भी चेन बना है, जितने भी टाइप के चेन बने हुए हैं जो भी डेजिग्नेशन के, उनके पीसेस को ले आके आप यूटीएम मशीन में उनको फंसाया गया है और उसके बाद उनको टेंशन दिया गया है और उसके बाद लोड मेजर किया गया कितने लोड पे टूटेंगे। ये सिंप्लेक्स चेन के साथ भी किया गया है, अलग अलग डुप्लेक्स चेन के साथ भी किया गया है और ट्रिप्लेक्स चेन के साथ किया गया है, और ये सबको एक टेबल में समराइज कर दिया गया है। उसी टेबल का यूज करना है। अगर हमको पता रहे कि हमारा चेन का ब्रेकिंग लोड कितना है और उसको अगर हम डिवाइड कर दें कि हमारे चेन में टेंशन कितना आ रहा है तो हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू मिल जाएगी। ये अगर आपका 10 से ज़्यादा, 10 या 12 से ज़्यादा रहेगी तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि हमारा डिज़ाइन सेफ है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो FOS का इक्वेशन बनेगा ब्रेकिंग लोड अपॉन चेन टेंशन। अब इसके लिए ब्रेकिंग लोड का जो टेबल है वो आपको पेज 14.4 में आपको दिख जाएगा कि चेन कौन कौन से लोड पे ब्रेक होता है। तो इसको देखेंगे तो ये कुछ आपको 2 कॉलम दिखेंगे। पहला कॉलम है चेन नंबर जो कि हमने सेलेक्ट करके रखा है 8A, तो ये 8A में जाएंगे आप, 3rd रो में दिख जाएगा। उसके बाद आएगा आपका ब्रेकिंग लोड इन न्यूटन, तो इसको देखेंगे तो उसमें आपको 3 कॉलम दिखेंगे, सिंपल, ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स। जैसा कि हमने एज्यूम करके चला है कि एक सिंपल चेन है तो उसके हिसाब से आपका 8A का आएगा जो ब्रेकिंग लोड है वो 13,800 न्यूटन आएगा। तो ये आपका FOS मिल जाएगा 13,800 अपॉन 803.47। तो इससे करेंगे तो आपका FOS का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 17.18
और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो इसका मतलब इसको मान के चलते हैं ये 10-12 से अगर ज़्यादा रहती है एफ की वैल्यू इतनी ज़्यादा लेके चलते हैं तो हम इसको मान के चलेंगे कि हमारा डिज़ाइन सेफ है। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से सॉल्व होंगे, है ना, जिसमें इस स्टेप्स को फॉलो करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको बनाना है। हाँ, इसमें एक चेंज आ सकता है कि अगर आपको ये सेंटर डिस्टेंस ना दिया रहे, कभी क्वेश्चन में आपको अभी दिया है सेंटर डिस्टेंस, है ना, अगर नहीं दिया रहा है तो हमको एक सेंटर डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक ये स्टेप 4 के बाद में, कि हमको एक एज्यूम करना पड़ेगा सेंटर डिस्टेंस। अगर ये नहीं दिया रहता तो हम ये जो 4th स्टेप है डायमीटर्स का, उसके बाद हम ये 5th स्टेप डालते जिसमें हम लेते कि हम सेंटर डिस्टेंस की बात करते, इसको हम लिख देते अप्रोक्सीमेट सेंटर डिस्टेंस, ये हमारा अप्रोक्सीमेट ही रहता है ना, एक ही वैल्यू। और मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेंटर डिस्टेंस जनरली होता है 30 to 50 टाइम्स पिच, ये आपके डाटा बुक में दिया है, तो इसी को यूज कर इसकी मीन वैल्यू लेते थे। तो एज्यूमिंग ए इक्वल्स टू हो जाएगा 40 टाइम्स पिच, मतलब इस केस में अगर ये 500 नहीं दिया रहता तो 4th के बाद 5th स्टेप ये बनता कि एज्यूमिंग सेंटर डिस्टेंस इक्वल्स टू 40 टाइम्स पिच, और पिच आपको मालूम है कि चेन सेलेक्ट हो गया है तो 40 into 12.7, तो आपको एक वैल्यू मिल जाती उसकी। तो ये 5th स्टेप, उसके बाद आप ये उससे आप ये 6th निकालते, ये बन जाता 7, ये बन जाता 8, फिर ये 9 और ये 10, मतलब एक स्टेप आपका एडिशनल बढ़ जाएगा जो आपके 4th के बाद ही जुड़ेगा अगर आपको सेंटर डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको बनाना है कि अगर सेंटर डिस्टेंस दिया है तो आपको वो लेना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। मैक्सिमम केस में हम एज्यूम करेंगे कि सेंटर डिस्टेंस इज मीन वैल्यू ऑफ 30 to 50 टाइम्स पिच, दैट इज 40p, और ये 40 से मल्टीप्लाई करके आपको सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।